शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां बात होने वाली है आज यूफ्लेक्स के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ राजेश भाटिया जी, जिनसे बात होगी चौथी तिमाही के नतीजों पर। साथ ही साथ जानेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस पर कंपनी का क्या आउटलुक है। लेकिन मैनेजमेंट से बातचीत से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो यूफ्लेक्स की बात हुई थी 1985 में। देश की दिग्गज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी यह है। दुनिया भर में कंपनी की मौजूदगी है। नोएडा और जम्मू में इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इनके कई बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, नेस्ले, ये सारे बड़े ग्राहक हैं। साथ ही साथ ब्रिटानिया, हल्दीराम्स, अमूल, जीएसके, कोका कोला, आईटीसी भी इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। मिस्टर भाटिया, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत करें अगर दिक्कतों से, तो वही बात इस समय दिमाग में आती है कि जिस तरह कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर आपको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता होगा। किस तरह के कॉस्ट प्रेशर्स आपने देखे हैं अभी? काफी कॉस्ट प्रेशर्स पिछले एक साल में हुए हैं। रॉ मटेरियल के क्रूड लिंक से रिलेटेड दाम बढ़े हैं और दूसरे दाम बढ़े हैं जहां पे सप्लाई चेन की डिसरप्शन है। तो दो तरीकों से दाम बढ़ गए हैं। एक तो रॉ मटेरियल क्रूड जो बेसिक एक है उसके बेस पे, और दूसरा कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन, हायर फ्रेट रेट्स के चलते भी दाम में इंक्रीज हुआ है रॉ मटेरियल के। और उसकी वजह से हम क्योंकि किसी ना किसी सेगमेंट में थोड़ा बहुत लैग रहता है पैकेजिंग में, खासकर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का रॉ मटेरियल प्राइस जो हमारे होते हैं वो इंडेक्स बेस पे उनको हम सप्लाई करते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है इन द मार्जिन्स। बट वैसे ओवरऑल फॉर द ईयर काफी अच्छा रहा। हमने इस साल करीब 13,225 करोड़ का टोटल कारोबार किया रेवेन्यू पे, जो कि करीब 48% हायर था हमारा इस साल में वर्सेस लास्ट ईयर। एबिटा भी हमारा करीब 25% हायर था इस साल में, करीब 2280 करोड़ के आसपास। और पैट हमारा हायर था, करीब क्लोज टू 1100 करोड़ के आसपास, करीब 30% हायर था। हमें इस साल में करीब 30% के करीब, टू बी प्रिसाइज 29.3% के करीब वॉल्यूम ग्रोथ भी मिला, जिसके चलते तो अगर आप देखें कि अगर हमने 48% के करीब रेवेन्यू ग्रोथ किया, जिसमें करीब 29.3% वाज वॉल्यूम ग्रोथ, तो जो बैलेंस है वो प्राइस की वजह से आपको वैल्यू ग्रोथ मिला है, जो हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से देखने को मिला है। बट ओवरऑल पूरा साल और चौथी तिमाही जो भी था पैकेजिंग कंपनीज ओवरऑल के लिए, और यूफ्लेक्स जो कि लीडर ऑफ द पैक है, काफी अच्छा रहा। करेक्ट। मार्जिन की बात आपने की, क्या यही बढ़ते हुए जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसकी वजह से हमने मार्जिन पर प्रेशर देखा? और कितने दिन की इन्वेंट्री आमतौर पर आप रखते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं प्राइसेस में, आप कुछ ना कुछ तो हेज करते ही होंगे। हेजिंग नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग पैकेजिंग फिल्म्स जो बिजनेस है उसमें हमने ऑर्डर बुक शॉर्टन कर दिया था अपना। ज्यादा ऑर्डर बुक नहीं रखते हैं, 7 से 10 दिन का ऑर्डर बुक रखते हैं, ताकि अगर कोई बीच में रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो तो हम इमीडिएट कस्टमर को पास ऑन कर दें। तो ये हमने एक मेजर चेंज किया है पिछले 2 साल में, जिसकी वजह से हमने ताकि हम जल्दी से जल्दी कंज्यूमर को वो कॉस्ट, कस्टमर को वो कॉस्ट पास ऑन कर दें। बट जहाँ पे पैकेजिंग में है वहाँ पे थोड़ा सा डिले हमेशा से रहता ही है जी। और वो कोशिश कर रहे हैं उसमें कि 1 महीने के पिछला 1 महीने का इंडेक्स यूज कर लें या स्पॉट पे बढ़ा लें, बट बिजनेस प्रूडेंस को देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हायर रॉ मटेरियल का मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट दो तरह से आता है। एक तो जैसे हमेशा लैग रहता है, और दूसरा जो टर्नओवर आपकी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो उस पे आपको मार्जिन नहीं मिलता जी उस पे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में नॉर्मली फिक्स्ड पर टन बेस पे जो आपके मार्जिन हैं वो रहते हैं। तो उस
उपलक्ष्य में जब हम देखते हैं कि हमारी अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट 25-30% बढ़ गई है, तो उस 25-30% कॉस्ट के नज़रिए से जब हम अपनी एबिटा का परसेंटेज देखते हैं या पैट का परसेंटेज देखते हैं, तो वो थोड़ा कम दिखता है। बट करेक्ट। अदरवाइज मार्जिन्स आर 17-18% पे अच्छे स्टेबल मार्जिन्स हैं इन प्राइसेस पे। करेक्ट मिस्टर भाटिया, यहाँ पर इस समय आपसे ग्राउंड सिचुएशन जानना चाहेंगे, क्योंकि कई हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, धीरे धीरे अलग सेक्टर्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप मार्केट लीडर हैं अपने बिजनेस के, आपके अनुसार ग्राउंड रियलिटी क्या है? डिमांड एनवायरनमेंट क्या पहले से बेहतर हुई है? डिमांड एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली पिछले 2 साल में इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री काफी अच्छी हुई है जी। पहले जब पेंडेमिक आया था 2020 मार्च में, तो फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ही एकदम से पैनिक बाइंग थी, लॉकडाउन हो रहे थे, लोग स्टोर कर रहे थे घर पे फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम तो नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं सारी पैकेजिंग में। तो उस टाइम पे एकदम से बहुत पैनिक बाइंग के चलते काफी बड़ा एक मोमेंटम देखा गया था, और उस टाइम पे क्रूड के प्राइसेस भी काफी नीचे आ गए थे, जिसके चलते रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी लो हो गई थी और फिनिश गुड डिमांड के चलते काफी हायर प्राइसेस थे। तो एक वो जो मोमेंटम मिला, उसके बाद जब नीचे में प्राइसेस ठीक हुए, लॉकडाउन खुले, तो थोड़ा-सा एक एडजस्टिंग फैक्टर जो देखने को मिला, उसकी वजह से मार्जिन्स और प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आया, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ गई। बट जो डिमांड साइड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है। और जैसे अगर मैं आपसे ओवरऑल में बात करूँ, तो हमने एफवाई 21 और 22 में करीब 5 हमने नए प्रोजेक्ट्स लगाए थे। एक हंगरी में, एक इजिप्ट में, एक नाइजीरिया में, एक पोलैंड में और एक रशिया में। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑलमोस्ट फुल लेवल पर चल रहे हैं। तो 2020 में हमारा करीब वॉल्यूम ग्रोथ रेट था करीब 22%, और एफवाई 22 में 29.3% है। तो मोमेंटम, अगर ये डिमांड साइड में मोमेंटम नहीं हो, तो इतना वॉल्यूम ग्रोथ नॉर्मली अगर आपको नहीं मिलेगा बिजनेस में। तो वॉल्यूम, द डिमांड मोमेंटम इज इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड। करेक्ट मिस्टर भाटिया, आपने बताया कि आपने रशिया में, पोलैंड में, हंगरी में, इन इलाकों में नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो अनसर्टेनिटी इस समय चल रही है उस पूरे एरिया में, क्या किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ा है? नहीं, कोई हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जहाँ पे जो रशिया में इन पर्टिकुलर जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो रशिया मार्केट के लिए ही है। तो वहाँ से कुछ यूरोपियन कंपनीज पे जो प्रेशर्स हैं वहाँ से विड्रॉ करने के, उससे हमें बेटर ही हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी लोकल बढ़ गई है हमारे लिए। रशिया में पूरा ही रॉ मटेरियल मिल जाता है और रशिया में ही पूरा माल हमारा खप जाता है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, और बाकी यूरोप में और यूएस में और सब जगह पे तो डिमांड मोमेंटम के चलते अच्छा बिजनेस किया ही है। चलिए, अच्छी बात है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका आपके बिजनेस पर बहुत असर नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे कैपेसिटी एक्सपेंशन पर ही सवाल पूछना चाहता था। हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से आपका प्लान है पॉली कंडेंस्ड पॉलिएस्टर चिप के बिजनेस को आगे बढ़ाने का। किस तरह से वहाँ काम चल रहा है और कितना आपके टॉप लाइन में एडिशन हो जाएगा इस डेवलपमेंट के बाद? ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारा, हम जो पॉलिएस्टर फिल्म्स बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल अभी हम बाजार से लेते हैं। तो ये स्टेप है, क्योंकि अब हमारी कैपेसिटी यहाँ पे इंडिया में काफी बड़ी हो जाएगी धारवाड़ के बाद में। तो ये स्टेप है अपने आप को सिक्योर करने का रॉ मटेरियल वाइज, और दोनों चीजें इसमें होंगी। एक तो हमारे को जो मार्केट से लेते हैं उसका मार्जिन का इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा अपने बिजनेस में, और दूसरा हमारी जो रॉ मटेरियल को लेके कोई कभी अनिश्चितता हो, वो एकदम से दूर हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी।
और क्योंकि हमारे सिर्फ इंडिया में ऑपरेशन नहीं है, बाहर भी हैं, और अगर किसी मार्केट में अगर किसी भी मार्केट में कोई इशू हो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का, तो हम लोग इस प्लांट से हमेशा वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज इंडिया में हमारे को रॉ मटेरियल मिल रहा है इजीली, तो हम इस प्लांट से बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। बट अदरवाइज इस प्लांट को लगाने का बेसिक पर्पस यही है कि आप इंडिया में जो आपकी पॉलिएस्टर फिल्म्स की कैपेसिटी है, आप उसमें रॉ मटेरियल को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जिसमें आपको रॉ मटेरियल सस्ता भी मिलेगा, पूरा भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा। तो ये सब के चलते हमने ये प्लान किया है। इसमें टर्नओवर जो है वो डिपेंड करेगा कि आप इसको क्या करते हो। अगर आप इसको कैपेटिव यूज में ही 100% यूज कर लेते हो, क्योंकि एक ही कंपनी है तो टर्नओवर उसमें ऐड नहीं होता है। बट अगर आप अपना रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हो और ये एक्सपोर्ट करते हो या दूसरे कस्टमर्स को देते हो, तो सब्सटेंशियल इसमें रॉ मटेरियल का आपको टर्नओवर देखने को मिलेगा, करीब 1500 से 2000 करोड़ के बीच में, इस रेंज में। अगर सारा मटेरियल मार्केट में बेचना हो तो इस रेंज में इसका आपको रॉ मटेरियल इसका टर्नओवर देखने को मिल सकता है। जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो टोटल जोग्राफिकल प्रेजेंस, जैसे हम बात कर भी रहे हैं कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आपकी प्रेजेंस है, कौन से रीजन से इस समय आपको जो है बिजनेस परफॉर्मेंस आपका सबसे अच्छा है, और कहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन देख रहे हैं आप आने वाले दिनों के लिए भी? देखिए, अभी भी इंडिया जो है वो हमारा सिंगल लार्जेस्ट मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया अभी भी सबसे बड़ा है। इंडिया करीब 35% एज ए सिंगल कंट्री हमारा टॉप जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें 35 to 37% का उसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारा यूरोप है, उसके बाद हमारा यूएसए है, और फिर बाकी अदर आपका अफ्रीका और मिडल ईस्ट उसके उसके बाद में है। ओके मिस्टर भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए और कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। यहाँ पर यूफ्लेक्स के टॉप मैनेजमेंट आपको बताते हुए कि किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले क्वार्टर में, उसके अलावा आगे आने वाले समय में फोकस कहाँ पर है। जो कच्चा तेल महंगा हो रहा है, इनका रॉ मटेरियल एक है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि वो आगे पास ऑन कर दिया जाए। लेकिन अब यूफ्लेक्स के स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? शेयर इंडिया के रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना, कमेंट्री काफ़ी बुलिश ही है। इनफैक्ट जो यूरोप में और रूस में इन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उस पर वहाँ की अनसर्टिनिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कैसे इस समय यूफ्लेक्स के स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, इस समय स्वामित जी जिस तरीके से स्टॉक की परफॉर्मेंस, और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि काफी क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी जितने तरीके से बुलिश है उतने फंडामेंटल स्ट्रांग भी यहाँ पर उनके फाइनेंशियल्स कर रहे हैं। लास्ट रिजल्ट की बात करें तो वो काफी पॉजिटिव देखने को मिले, बीटा ग्रोथ अच्छी देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय एक प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है, खासतौर से क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रही हैं, वो पास ऑन करके अपनी कॉस्ट को काफी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसका एक फायदा है। तो ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर पे देखें तब भी स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है, और ऐसे टाइम पे जब मार्केट इतनी वोलेटाइल है आपको ये स्टॉक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो टारगेट की बात करें तो 1 साल के हिसाब से या 8 महीने के हिसाब से टारगेट देखें तो 750 तक ये टारगेट हिट कर सकता है, और इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पर खरीद रखा है या लोगों का रुझान है तो एक अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। मुझे लगता है कि आपको 750 का टारगेट यहाँ पर जल्द अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, 750 तक का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा उसके लिए। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।